चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। शादी की पहली रात मेरा 17 साला शौहर मुझसे शर्माकर मेरे करीब ही नहीं आ रहा था और डॉक्टर थी। मैंने सोचा मुझे खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी, लिहाजा अपने जज्बात ठंडे करने के लिए मैंने खुद ही उसको पकड़कर अपने करीब किया, फिर उसे सीने से लगाया और फिर अपना एक हाथ उसकी शलवार में डाल दिया। मेरा नाम समीना है। मेरी पैदाइश एक ऐसे गांव में हुई जो बहुत पुराना और रिवायतों में जकड़ा हुआ था। इस गांव की फिजा में एक अजीब सा खौफ था, जैसे हर चीज पर पुरानी रस्मों का साया हो। यहाँ औरतों के लिए पढ़ाई लिखाई को गुनाह समझा जाता था। अगर कोई लड़की किताब हाथ में पकड़ लेती तो पूरा गांव उसे बुरा भला कहता। लोग समझते थे कि औरत का असल मुकाम चूल्हा, बर्तन और खेतों में काम करना है। मैं बचपन से ही इन सब बातों से उलझी रहती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब एक अलग ही मिजाज के इंसान थे। उनका दिल वसीह और दिमाग रोशन था। वो अक्सर कहा करते थे कि बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक जैसे इंसान हैं और दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए। मैं उनकी आंखों में एक अजीब सा अजमत देखती थी, जैसे वह दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो। हमारे घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। बाबा गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दिन भर काम करते मगर शाम को मेरे पास बैठकर कहते, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम बड़ी होकर डॉक्टर बनोगी और लोगों की खिदमत करोगी। यह सुनते हुए मेरा दिल खुशी से भर जाता, मगर साथ ही यह खौफ भी लगता कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो बाबा को कितनी बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ के लोग किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते थे। मगर बाबा डटे रहे। उन्होंने कभी किसी बात की परवाह नहीं की। मैं इकलौती औलाद थी, कोई भाई नहीं था, सबकी नजरें हम पर थी, इसलिए बाबा को कदम कदम पर एहतियात करना पड़ती थी। वो मुझे चोरी चोरी पढ़ने के लिए शहर भेजते थे। सुबह सवेरे उठकर हम ऐसे निकलते जैसे कहीं रिश्तेदार के घर जा रहे हो, लेकिन असल में वह मुझे पढ़ने भेज रहे होते थे। रास्ते में वह अक्सर कहते थे, बेटी अगर मैंने तुझे पढ़ा दिया तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। उनके अल्फाज मेरे दिल में नक्श हो गए थे। कॉलेज का सफर बहुत मुश्किल था। वहां जाके भी दिल में डर रहता कि कोई पहचान ना ले कि उसी रिवायतों वाले गांव की हूं। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, दिन रात मेहनत की, और जब मैं डॉक्टर बन गई तो मेरी खुशी से ज्यादा बाबा की आंखों में रोशनी देखने लायक थी। उनकी मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने अपने ख्वाब को हकीकत बनते देखा था। उस दिन वह बहुत देर तक खामोश बैठे रहे और फिर बस इतना कहा कि अब मैं सुकून से मर सकता हूं। मेरी बेटी वो बन गई है जो मैं चाहता था। वक्त गुजरता गया। हम गांव से शहर शिफ्ट हो गए क्योंकि वहां रहना अब मुमकिन नहीं था। सब लोग हमसे नाराज थे, कहते थे कि हमने गांव की इज्जत ख्वाब में मिला दी है। मगर बाबा ने किसी की बात नहीं सुनी। उनका कहना था कि इंसान को अपनी किस्मत खुद लिखनी चाहिए। अब शहर की जिंदगी शुरू हुई तो मुश्किलात भी नहीं आई। डॉक्टर बनने के बाद भी अभी मेरी नौकरी शुरू नहीं हुई थी। हाउस जॉब बाकी थी और बाबा के पास अब पैसे नहीं बचे थे। उनकी दुकान वही गांव में रह गई थी, जिससे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। घर के खर्चे के लिए भी मुश्किल हो गई थी। हम दोनों ने कई दिन उधार पर खाना खाया, मगर बाबा ने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन ऐसी खबर आई जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। वह दिन जैसे हमारी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। मैं सुबह मामूल अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाबा ने दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था। उसके चेहरे पर अजब संजीदगी थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हमें बेचैन कर गया। वो बोला कि मुझे आपकी बेटी से बात करनी है, और फिर जो कुछ उसने कहा उसने मेरी जिंदगी का रास्ता बदल कर रख दिया। खबर आई थी कि बाबा का जो एक इकलौता भाई था वो और उसकी बीवी दोनों इस दुनिया से चले गए थे। यह खबर सुनकर बाबा बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सकून था, जैसे वो कुछ सोच रहे हो और कुछ छुपा रहे हो। मैं उनके चेहरे को देखती रही। आखिर उन्होंने आहिस्ता से कहा कि अब उनका एक ही बेटा बचा है, वही अब सारी जायदाद का वारिस है। यह सुनकर मुझे हैरत भी हुई और दुख भी, क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे कि इस जायदाद में हमारा भी हिस्सा था, जो सिर्फ हमसे इसलिए छीन लिया गया था
कि हमने गांव की रिवायतों के खिलाफ जाकर मुझे पढ़ाया था। अहमद अभी बहुत छोटा था। उसे यह तक समझ नहीं थी कि इतनी बड़ी जायदाद के साथ क्या करना है। वह दिन भर खेलता फिरता था। उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि लोग उसके इर्द गिर्द किस नीयत से बात कर रहे हैं। गांव के लोग तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फौरन यह फैसला सुनाया कि अहमद को कोई संभालेगा तो वही जो उसका खैरख्वाह हो, और अगर कोई अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दे तो जायदाद उसी खानदान के पास रहेगी, वरना सारी जायदाद गांव के नाम कर दी जाएगी। जब बाबा ने मुझे यह बात बताई तो कुछ लम्हों के लिए बोल ही ना सकी। मुझे लगा जैसे मेरे कानों ने गलत सुना है। मैंने हैरत से कहा कि यह कैसे असूल है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। बाबा ने लंबी सांस ली और कहा कि तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि हमारे गांव में कब किसी के उसूल का कोई मतलब हुआ है। सब कुछ रस्मों और दिखावे का खेल है। मगर बेटा, हम अब भी उसी गांव से बंधे हुए हैं। मैंने कहा कि बाबा, फिर हम क्या करें? क्या इस बेमायनी रिवायत के आगे झुक जाए? क्या हम अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे? बाबा ने आहिस्ता से कहा कि देखो समीना, तुम समझदार हो, लेकिन यह बात करना बेवकूफी होगी, क्योंकि वह जायदाद हमारे खून पसीने की कमाई है, जो हमसे सिर्फ इसलिए छीनी गई थी कि हमने तुम्हें पढ़ने दिया। अब अगर वह हमें वापस मिल सकती है तो उसे छोड़ देना दानिशमंदी नहीं होगी। मैंने गुस्से में कहा कि हमें किसी जायदाद की जरूरत नहीं है, मैं खुद कमाऊंगी। मेरी हाउस जॉब मुकम्मल होते ही अच्छा खासा कमा सकती हूं। महीने के 1-2 लाख कम कम तो बन ही जाएंगे। बाबा मेरी बात सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में थकन थी। उन्होंने कहा कि बेटा, पैसा कमाना एक बात है, लेकिन जिंदगी भर वालदैन के लिए कमाते रहना दूसरी बात है। तुम अपनी जिंदगी के ख्वाबों को कब तक रोक कर रखोगी? तुम्हें भी तो एक दिन अपना घर बसाना है, अपना शौहर होगा, तुम्हारी जिम्मेदारियां होंगी। तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें यह कह दे कि तुम अपने माँ बाप को कुछ ना दो तो तुम क्या करोगी? मैंने बाबा की आंखों में देखकर कहा कि फिर मैं शादी नहीं करूंगी, मैं बस आप दोनों के साथ रहूंगी। बाबा के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने नरमी से कहा कि ऐसा नहीं होता बेटा, दुनिया के असूल कुछ और है। शादी तो करनी ही पड़ती है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अहमद से शादी कर लो। मैं चौंक कर बोली, अहमद से? बाबा, वो तो मुझसे बहुत छोटा है। मैं डॉक्टर बन गई हूं, मेरी उम्र 29 साल हो चुकी है। वो तो अभी कॉलेज भी मुकम्मल नहीं कर पाया। मैं कैसे अपने से छोटे लड़के से शादी कर सकती हूं? बाबा ने कहा कि औरत अपने से बड़े मर्द से शादी करती है तो क्या होता है? मर्द अगर बड़ा हो तो किसी को ऐतराज नहीं होता, औरत थोड़ी बड़ी हो तो यह इतना बड़ा मसला क्यों? मैंने कहा बाबा, यह बात नहीं है। मर्द का मकाम अलग होता है, वो अगर बड़ा हो तो भी काबिले कबूल लगता है, मगर औरत का छोटे मर्द से रिश्ता अजीब लगता है। मैं शहर में रहती हूँ, डॉक्टर हूँ। मेरे अपने साथी, मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे सर्कल के लोग सब सवाल करेंगे कि क्यों मैंने अपने से कम उम्र लड़के से शादी की। यह कैसी कहानी है जो किसी को समझ नहीं आएगी। बाबा खामोश रहे। कुछ देर बाद बोले कि बेटा, बात सिर्फ एहसास साथ की नहीं है, बात करोड़ों की जायदाद की है। यह सिर्फ जमीन नहीं है, यह तुम्हारे दादा की मिरास है, जिसे हम वापस हासिल कर सकते हैं। अगर तुम हां कर दो तो अहमद और सारी जायदाद हमारे घर आ जाएगी। मेरी माँ भी पास बैठी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि बेटी, बात समझने की है, नुकसान का नहीं। अहमद तुम्हारे बाबा का भतीजा है, बुरा लड़का नहीं है। अगर तुम शादी कर लोगी तो घर भी बच जाएगा और इज्जत भी। माँ की बातों में सुकून तो था, मगर दिल के अंदर अजीब सी घबराहट थी। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी ऐसे रास्ते पर जा रही हूं जिसका अंजाम मुझे नहीं मालूम। बाबा ने आखिर में बस इतना कहा कि मर्द वैसे भी जल्दी जवान हो जाते हैं, 2-4 साल में वह तुम्हारे बराबर का लगने लगेगा और किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। मैंने उनकी बात सुनी और दिल ही दिल में सोचती रही कि शायद वह ठीक कह रहे हैं। आखिर पैसा और जायदाद ऐसी चीजें हैं जिनके सामने अक्सर लोग अपने ख्वाब कुर्बान कर देते हैं। मैंने सर झुका कर हां कर दी।
और यूं एक फैसला हो गया जिसने मेरी आने वाली जिंदगी का रुख बदल देना था। सिर्फ एक ही भरोसे वाली दोस्त थी मेरी जो मेरे साथ शहर में एमबीबीएस कर रही थी। उसका नाम सोनिया था। वो शुरू से ही बहुत खुशमिजाज लड़की थी। हर मुश्किल में मेरा हौसला बढ़ाती थी, मेरे साथ हंसती थी और हमेशा यही कहती थी कि जिंदगी को जितना हंसते हुए जिया जाए उतना ही बेहतर है। जब मैंने उसे अपने बाबा के फैसले के बारे में बताया तो पहले तो वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी जैसे पूरे कमरे में गूंज गई थी। मैं हैरान होकर उसे देखती रही। फिर वह संभल कर बोली कि याद रख, हर औरत यह चाहती है कि उसका शौहर उसकी बात मानने वाला हो, उसके आगे पीछे घूमने वाला हो, और तेरा तो बड़ा फायदा है। तो कहने लगी कि कम उम्र शौहर तो 1 मिनट में तेरा गुलाम बन जाएगा। उसके मुंह से यह बात निकली तो मैं हंस भी दी, मगर फौरन बोली कि नहीं, बात यह नहीं है। सोनिया ने फिर संजीदा होकर कहा कि औरत के दिल की हालत भी बड़ी अजीब होती है। वह एक तरफ चाहती है कि उसका शौहर उसके इशारों पर चले, उसका हुक्म माने, लेकिन दिल के किसी कोने में यह भी चाहती है कि उसका शौहर मजबूत हो, उसके कंधे वसीम हो, बाद में ठहराव हो, एक लेवल ऊपर हो, ताकि औरत जब उसके पास हो तो उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिले। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर सोचती रही। फिर मैंने कहा कि तूने तो एमबीबीएस किया है, लेकिन बातें नफ्सियात की कर रही है। वह हंसने लगी और बोली कि असल जिंदगी की साइंस यही है, इंसान का दिल। मैंने कहा कि मेरी तो समझ ही नहीं आ रही। मुझे लगता है कि मेरा दिल अपने शौहर के साथ लगेगा ही नहीं। मैंने जब अहमद को आखिरी बार देखा था, वह तो इतना सा बच्चा था। मैंने हाथ का इशारा किया तो फिर वह हंसने लगी। कहने लगी कि ए चल, इतनी पुरानी बात क्यों याद कर रही है? इतने साल गुजर गए, अब तो वह बड़ा हो गया होगा। आजकल के लड़के जल्दी जवान हो जाते हैं, और वैसे भी इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। तुझे तो खुश होना चाहिए। मैंने कहा कि लो जी, गाँव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। वो फिर से हंसी लूटफूट हो गई कि पागल ना बन, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बातों से मेरा दिल कुछ हल्का हो गया। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं खुद को टेंशन में नहीं डालूंगी। उसने कहा कि अच्छी चीजों के बारे में सोचो, क्योंकि सोच ही इंसान की जिंदगी बदल देती है। मैंने कहा कि ठीक है, तो देखना सब अच्छा होगा। और हम दोनों ने चाय पीकर बात खत्म की, मगर दिल के अंदर एक अनजान सा खौफ अब भी बैठा था। शाम के वक्त जब अहमद आया तो वह बहुत उदास था। चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। हाथों में कागजात का एक पलंदा था। वह सारी जायदाद के कागजात थे। बाबा ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि अब वो अकेला नहीं है, उसका घर हम हैं। और मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे कोई अनजान बोझ मेरे कंधों पर रख दिया गया हो। गांव वालों को हमने पैगाम भेज दिया था कि निकाह हो गया है, और निकाहनामे की कॉपी जल्दी भेज दी जाएगी, ताकि किसी को शक ना रहे। वहां से पैगाम आया कि निकाह की रस्म जल्द से जल्द अदा की जाए, वरना वह इस फैसले को बदल देंगे। मैंने बाबा से कहा कि धूमधाम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शोर मचाया तो जिन्हें नहीं बताना वह भी जान जाएंगे। बस सीधा सीधा निकाह कर लेते हैं। बाबा ने मेरी बात मान ली और यह कह दिया कि चकी भाई और भावाज की अभी अभी मौत हुई है, इसीलिए हम सादगी से निकाह करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अहमद को हमारे घर में रहने के काबिल बनाना जरूरी है, ताकि कोई यह सवाल ना करे कि वह यहाँ किस रिश्ते से रह रहा है, क्योंकि हमारे घर में जवान बेटी है, इसलिए बातों का रास्ता बंद करना बेहतर है। बाबा ने अहमद के लिए नए खुले से कपड़े खरीदे। शलवार कमीज उसके कद से कुछ बड़ी, ताकि वह थोड़ा भरा भरा लगे और बड़ी उम्र का दिखे। उन्होंने उसे कहा कि मुझे भी रख लो, ताकि चेहरे पर थोड़ा संजीदगी का असर आए। निकाह के दिन सब कुछ सादगी से हुआ। ना कोई गवाहों की भीड़, ना कोई शोर। बस एक छोटे से कमरे में मौलवी साहब आए, चंद रिश्तेदार गवाह बने, और मेरा निकाह अहमद के साथ पढ़ा गया। मेरी आवाज निकाह के वक्त कांप रही थी। दिल में सुकून नहीं था, जैसे कुछ छीन रहा हो। मगर मैं बोली क्योंकि अब वापसी का रास्ता नहीं था। अहमद के चेहरे पर भी अजीब सी उलझन थी।
वो शायद इस बात को समझने से कासिर था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। निकाह खत्म हुआ, सब ने दुआ दी। बाबा के चेहरे पर इत्मीनान था, तो माँ की आंखों में आंसू थे, और मैं सिर्फ चुप बैठी थी। खुश नहीं थी ना नाराज, बस जैसे सब कुछ मेरे इख्तियार से बाहर था, और मैं एक ऐसी कहानी की किरदार बन चुकी थी जिसका अंजाम मुझे खुद भी नहीं मालूम था। बाबा के पास सारी जायदाद आ चुकी थी। वो जिन ख्वाबों को बरसों से अपने दिल में दबा कर बैठे थे, अब वह सब हकीकत बनने लगे थे। उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने कर्जे उतारे, उन लोगों को जिन्होंने मुश्किल वक्त में मदद दी थी, सबको एक एक पैसा वापस दिया। फिर शहर में एक छोटा सा कारोबार शुरू करने का सोचा। उनकी आंखों में बरसों बाद चमक थी, और चेहरे पर वह सुकून जो शायद जिंदगी में पहली बार दिखाई दिया था। अब किराए के घर में रहने की जरूरत नहीं रही। जायदाद में एक बड़ा पक्का मकान भी शामिल था, जिसके एक हिस्से में हमने रिहाइश इख्तियार कर ली। जिंदगी बजाहिर संवर गई थी, मगर मेरे दिल के अंदर एक खला था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अपनी नई जिंदगी का आगाज कैसे करूं। हमारी शादी की पहली रात थी, वो रात जिसके बारे में हर लड़की के दिल में कई ख्वाब होते हैं, मगर मेरे दिल में अजीब सा बोझ था। मैं अपने कमरे में दाखिल हुई तो अहमद एक कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर ना शर्म थी ना कोई तासुर, बस एक सादा सा खामोश लड़का, जैसे वह खुद नहीं जानता कि यहाँ क्या कर रहा है। मैंने नरमी से कहा कि घबराओ नहीं, सो जाओ, कल बात करेंगे। वो धीरे से बोला, ठीक है। उसकी आवाज में एक अजीब सा अदब था, जैसे वो कोई दूर का रिश्तेदार हो, ना कि मेरा शौहर। मैं कुछ लम्हे उसे देखती रही और फिर चुपचाप लेट गई। रात बहुत लंबी थी। मैंने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब बेहतर हो जाए। सुबह हुई तो मैंने नाश्ता तैयार किया, उसके लिए प्लेट में पराठा रखा और कहा कि आओ खा लो। उसने निचले लहजे में कहा, शुक्रिया बाजी। मेरा दिल जैसे रुक गया हो। मैंने साख होकर उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल मासूम अंदाज में खाना खाने लगा, जैसे उसे एहसास ही नहीं कि उसने क्या कहा है। अगर किसी बीवी से शौहर गलती से भी बहन कह दे तो बात मजाक में खत्म हो जाती है, मगर यहाँ तो वह संजीदगी से मुझे बाजी कह रहा था। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। मैंने आकर बाबा से कहा कि आप लोगों ने यह क्या कर दिया है, मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? यह रिश्ता तो रिश्ता नहीं लगता। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अहमद अभी बच्चा है, उसे समझने में वक्त लगेगा। मैंने दिल ही दिल में खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल नहीं माना। मैंने अपने आप को मशरूफ रखने के लिए अस्पताल में नाइट ड्यूटी लगवा ली, ताकि ज्यादा वक्त घर में ना रहूं। वहां के माहौल में कम से कम मैं अपनी उलझन भूल जाती थी। कुछ दिन बाद पता नहीं किसने अस्पताल में सबको बता दिया कि मेरी शादी हो गई है। अब हर कोई ट्रीट मांगने लगा। मैंने सबको ट्रीट दे दी, लेकिन जब सब ने कहा कि अपने शौहर की तस्वीर दिखाओ तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने झूठ बोल दिया कि मेरे पास तस्वीर नहीं है, फोन खराब है। कभी कभी बहाना यह करती कि वह बाहर गया हुआ है और तस्वीर देना पसंद नहीं करता। एक दिन सोनिया ने भी कह दिया कि अब बस कर, वह तेरा शौहर है, उसको समझने की कोशिश कर, तूने उसे मौका ही कब दिया। मैंने कहा कि कोशिश करके क्या करूं, वो तो जैसे दिल से मेरा शौहर बना ही नहीं। मैं उसके चेहरे पर वो तासुर ही नहीं देखती जो एक मर्द के चेहरे पर बीवी के सामने होता है। यूं ही दिन गुजरते गए, हमारा आपस में कोई रिश्ता सा बना ही नहीं। मैं रात को अस्पताल में होती और दिन में सोती। वह सुबह बाबा के साथ बाहर चला जाता और शाम को वापस आता। बाबा उसे अपने साथ काम पर ले जाने लगे थे ताकि वह कारोबार सीख सके। मैं उसे कभी कभार देखती तो बस एक आम सा लड़का लगता। ना वो मुझसे बात करता, ना उससे कुछ पूछती थी। हमारे दरमियान खामोशी दीवार बन गई थी और मैं अंदर ही अंदर सोचती रहती थी कि क्या यह मेरी जिंदगी का वो अंजाम है जिसके लिए बाबा ने सारी दुनिया से लड़ाई की थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि बस वक्त गुजर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर हकीकत में वक्त के गुजर जाने से
कुछ भी ठीक नहीं होता। बस इंसान खुद को हालात के साथ जीना सीख लेता है। और यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने खुद को हालात के मुताबिक ढाल लिया था। मुझे अब हर दिन वही पुराने दिनों की तरह लगता था, जैसे सब कुछ मामूल पर आ गया हो। मगर अंदर से मैं जानती थी कि सब कुछ मामूल पर नहीं आया, बल्कि मैं सिर्फ यह समझने लगी थी कि शायद यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा नसीब है। 4 साल गुजर गए थे और अहमद अब 20 साल का हो गया था। अब उसके चेहरे पर वो बचपना नहीं था। उसकी आवाज भारी हो गई थी। वो खुद में एक नया एतमाद महसूस करने लगा था। वो वाकई बदल गया था। मैं जब उसको देखती थी तो हैरान रह जाती थी कि यह वही अहमद है जिसको मैंने अपने घर में खामोश शर्मीला लड़का देखा था, जो बात करते हुए नजरें झुका लेता था और जिसके चेहरे पर मासूमियत बसी हुई थी। अब वो एक मुकम्मल जवान मर्द बन चुका था। अहमद सुबह सवेरे उठकर घर के कामों में हाथ बटाता, फिर बाबा के साथ दुकान पर चला जाता, जहां बाबा ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था। कभी वह सामान उठाता, कभी ग्राहकों से बात करता और कभी दुकान की सफाई करता। और बाबा की आंखों में अहमद के लिए एक फक्र सा झलकता था। वो अक्सर कहा करते थे कि यह मेरा दामाद नहीं बेटा है, इसने मेरा बोझ हल्का कर दिया है। और वाकई अहमद ने यह बात साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक जिम्मेदार इंसान नहीं, बल्कि हमारे खानदान का सहारा भी है। मेरी हाउस जॉब खत्म हो चुकी थी और अब मैं अस्पताल में बकायदा काम कर रही थी। एक दिन अस्पताल से वापसी पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं छतरी भूल गई थी और सोच रही थी कि आज घर कैसे पहुंचूंगी। इतने में एक मोटरसाइकिल आकर मेरे सामने रुकी। मैंने जब नजर उठाकर देखा तो अहमद था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो डॉक्टर साहिबा, मैं आपको लेने आया हूं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, क्योंकि वह आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। उसने सफेद शर्ट पहनी हुई थी जो बारिश से हल्की हल्की गीली हो चुकी थी। उसकी आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर बूंदों का जाल सा बन गया था और जब वह बोला तो आवाज में एक नरमी थी, जैसे हर लफ्ज में प्यार छुपा हो। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि अहमद, तुम बारिश में क्यों आए हो? उसने मुस्कुरा कर कहा कि अगर आप भीग जाएंगी तो डॉक्टर साहिबा बीमार हो जाएंगी और फिर घर में सब मुझे ही इल्जाम देंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं मोटरसाइकिल के पीछे बैठी तो एहसास हुआ कि मैं पहली बार उसके इतने करीब बैठी हूं। उसके कंधे से टकराते हुए मेरे दिल की धड़कन जैसे बेतरतीब हो गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली और बोला कि मजबूती से बैठ जाए, बारिश की वजह से रास्ता फिसलन वाला है। अगले दिन जब मैं अस्पताल गई तो सब मेरे साथी डॉक्टर्स और नर्सेज मुझसे पूछने लगी कि कल जो तुम्हें लेने आया था वो कौन था। मैंने कहा मेरा शौहर था, तो सब हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर ताज्जुब और तारीफ दोनों झलक रहे थे। एक ने कहा, इतना खूबसूरत शौहर तो फिल्मी हीरो लगता है। दूसरी बोली कि समीना, तुम्हें तो बहुत नसीब वाला शौहर मिला है। मैं उनकी बातों पर सिर्फ मुस्कुरा दी, मगर दिल के अंदर कुछ अलग ही हो रहा था, जैसे किसी ने मेरे अंदर कोई सुई चबो दी हो। और वो एहसास आहिस्ता आहिस्ता मीठे दर्द में बदल गया था। रात को जब अहमद वापस आया तो मैंने पहली बार उससे लंबी बात की। हम दोनों सहन में बैठे थे। आसमान पर चांद निकला हुआ था, हवा में हल्की ठंडक थी और वह मेरे सामने बैठा अपने हाथों से चाय के कप संभाले हुए था। उसने कहा, आप बहुत थक जाती है, दिन भर काम करती है। मैंने कहा, हाँ, मगर जब तुम बात करते हो तो थकन उतर जाती है। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि आपका अंदाज बहुत अलग है, आप में वकार भी है और नरमी भी। मैंने नजरें झुकाकर कहा कि अहमद, तुम बदले बदले लग रहे हो। उसने हंसते हुए कहा कि वक्त सबको बदल देता है डॉक्टर साहिबा। और शायद वह ठीक कह रहा था। वक्त ने वाकई उसे बदल दिया था। अब उसकी आंखों में एतमाद था, चेहरे पर चमक थी, बातों में ठहराव था। वो घर के कामों में हाथ बटाता, मेरे लिए कभी चाय बना देता, कभी मेरे लिए बाजार से फल ले आता।
और जब मैं नाइट ड्यूटी से वापस आती तो मेरे लिए नाश्ता तैयार होता। मैं उसके इस बदले हुए रवैये से हैरान रह जाती थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके करीब आने लगी थी। एक दिन मैं अस्पताल से वापस आई तो देखा कि अहमद शहर में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। हाथ में 2 चाय के कप थे और सामने एक छोटा सा गुलदस्ता रखा था। मैंने पूछा, यह क्या है? उसने कहा कि आज आपका पहला दिन है तनख्वाह का, तो सोचा आपको मुबारक दूं। उसके अंदाज में इतनी सच्चाई थी कि मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने कहा कि अहमद तुम बहुत अच्छे हो। वह बोला कि नहीं, मैं बस वो कर रहा हूं जो एक शौहर को करना चाहिए। उस दिन के बाद हमारे दरमियान की वह दीवार टूट गई जिसने हमें अलग रखा हुआ था। अब वह मेरे कमरे में आकर बैठ जाता, कभी मेरी किताबें देखता, कभी मेरा स्टेथोस्कोप उठाकर खेलता और कभी बस खामोशी से मेरी तरफ देखता रहता। एक दिन उसने कहा कि समीना, क्या तुम्हें कभी लगा कि हमारी शादी वक्त से पहले हो गई थी? मैंने कहा शायद हाँ, क्योंकि तुम बहुत छोटे थे। उसने कहा लेकिन अब तुम बड़ा हो गया हूं ना। मैंने कहा हाँ, तुम बड़े हो गए हो। और वह लम्हा शायद हमारे रिश्ते का नया आगाज था। हमने एक दूसरे को समझना शुरू किया। उसके मिजाज में नरमी थी, बातों में शराफत थी। वो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। मेरे लिए एहतराम हमेशा कायम रखा और उस एहतराम के पीछे जो मोहब्बत छुपी थी वो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। वो मेरे लिए अब सिर्फ शौहर नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी बन गया था। मैं जब भी बीमार होती वो मेरे पास बैठा रहता, मेरा माथा छूता और कहता कि डॉक्टर साहिबा को भी इलाज की जरूरत है, तो मैं मुस्कुरा देती थी। वक्त गुजरता गया और मैंने महसूस किया कि मेरा दिल अब हर वक्त अहमद के लिए धड़कता है। मैं जब सुबह उठती थी तो सबसे पहले उसकी आवाज सुनना चाहती थी। जब रात को सोती थी तो उसके कदमों की छाप सुनकर इत्मीनान होता था। कभी कभी सोचती कि अगर मैंने अहमद से शादी ना की होती तो शायद मेरी जिंदगी खाली खाली रह जाती। अब अहमद के साथ मेरा रिश्ता मुकम्मल हो चुका था। वो मुझसे उम्र में छोटा जरूर था, मगर उसने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया। वो हमेशा मेरे सामने एक मजबूत मर्द बनकर खड़ा रहा। मैंने खुद अपनी जिंदगी में पहली बार यह सच महसूस किया कि शौहर अगर उम्र में छोटा भी हो मगर दिल से बड़ा हो तो वो अपनी बीवी को वही इज्जत दे सकता है जो एक मर्द को देनी चाहिए। हम दोनों शाम के वक्त घर की छत पर बैठकर चाय पीते, चांद को देखते और बातें करते। कभी अपने ख्वाबों के बारे में बात करते, कभी गुजरे वक्तों की यादें दोहराते। अहमद कहता कि समीना तुम मेरी किस्मत हो और मैं कहती कि अहमद तुम मेरी दुआ हो। हमारी हंसी अब घर की दीवारों से टकरा कर गूंजने लगी थी और मुझे लगता था कि काश यह सब कुछ पहले ही हो गया होता तो मेरी जिंदगी के 4 साल यूं तन्हाई में न गुजरते। अब हर दिन खुशियों से भरा हुआ था, हर रात सुकून से गुजरती थी। मेरा घर, मेरा दिल, सब कुछ मुकम्मल हो चुका था। मैं अब जब आईने में देखती थी तो मुझे अपने चेहरे पर एक नई चमक नजर आती थी। शायद यह वही चमक थी जो किसी औरत के दिल में मोहब्बत आने के बाद पैदा होती है। मेरी जिंदगी वाकई बदल चुकी थी। अब वक्त गुजर नहीं रहा था बल्कि खूबसूरत लगने लगा था और मैं हर रोज अपने रब का शुक्र अदा करती थी कि उसने मुझे अहमद जैसा साथ ही दिया जो न सिर्फ मेरा शौहर था बल्कि मेरी जिंदगी का सुकून भी था। अल्लाह ने हमें 2 बेटों से नवाजा था, दोनों ही इतने प्यारे कि जब मैं उन्हें देखती तो दिल खुशी से भर जाता। वो दोनों बिल्कुल अहमद जैसे लगते थे। उनकी आंखों में वही मासूमियत, वही चमक थी जो अहमद की आंखों में कभी होती थी। जब वो जवान हुआ था अहमद उन दोनों पर जान छिड़कता था। वो सुबह उनके साथ खेलता, शाम को कहानियां सुनाता, कभी उन्हें कंधों पर बिठाकर बाहर ले जाता और मैं दूर से उन्हें देखती तो दिल से शुक्र अदा करती कि मेरे रब ने मुझे इतनी मुकम्मल जिंदगी अता की है। मगर शायद जिंदगी में कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। मैं अब पहले जैसी नहीं रही थी। उम्र के साथ साथ मेरे चेहरे पर थकन और काम के बोझ ने अपने निशान छोड़ दिए थे। डॉक्टर होना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। मरीज के दुख को महसूस करना और हर रोज मौत को अपनी आंखों के सामने देखना इंसान को अंदर से बदल देता है। मेरी ड्यूटी के औकात लंबे होते थे। अक्सर मैं अस्पताल में रात रात भर जागती रहती थी और फिर सुबह घर आती थी।
अहमद हमेशा मेरे लिए चाय बनाता, नाश्ता तैयार करता और बच्चों को संभाल लेता। मैं अक्सर हैरान होती थी कि यह वही अहमद है जो कभी मेरे सामने शर्मीला सा बैठा करता था और आज जिंदगी के हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ा है। घर और अस्पताल के बीच में मेरी जिंदगी जैसे तेजी से भाग रही थी। कभी कभी लगता था कि मैं वक्त से दौड़ रही हूं, मगर फिर अचानक वक्त ने सब कुछ बदल दिया। बाबा की मौत की खबर जैसे मेरे दिल पर पहाड़ बनकर गिरी थी। वो एकदम चले गए थे। दिल के दौरे ने उन्हें मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। उनके जाने के बाद मेरी दुनिया जैसे अधूरी हो गई थी। वही बाबा जिन्होंने मुझे गांव की तंग गलियों से निकालकर डॉक्टर बनाया था, जिन्होंने लोगों के ताने सहे मेरे लिए, जिन्होंने अपनी हर खुशी कुर्बान की, वो अब नहीं थे। मैं उनके बगैर एक लम्हा भी सोच नहीं सकती थी। मगर जिंदगी रुकी नहीं थी। अहमद मेरे साथ था। वो मेरे दुख को बांटने के लिए हमेशा मौजूद रहता था। मेरे आंसू साफ करता था। कहता था तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, वो तुम्हें मजबूत देखना चाहते थे। मैं उसके हौसले से जीने की कोशिश करती रही, मगर फिर कुछ ही अरसे बाद माँ भी चली गई। एक बीमारी ने उन्हें इतनी तेजी से हमसे छीन लिया कि हम संभलने का मौका ही ना पा सके। उन दोनों की मौत ने मेरे दिल पर ऐसी चोट मारी कि जैसे अंदर से बूरी हो गई थी। जिस्म अभी जवान था मगर रूह थक गई थी। आईने में जब खुद को देखती थी तो लगता था कि चेहरे पर वक्त के निशान गहरे हो गए हैं। आंखों के नीचे स्याह दायरे बन गए थे। बालों में सफेदी झलकने लगी थी। मैं अक्सर सोचती कि अहमद अब मुझसे नाराज होगा। वो कहेगा कि बदल गई हूं, मगर वह तो जैसे मेरे ख्यालों को भी पढ़ लेता था। वो कभी शिकायत नहीं करता था, बल्कि उल्टा मेरे साथ अपने आप को बदलने लगा था। अहमद ने अपनी ड्रेसिंग बदल ली थी। वो अब ज्यादा सादे कपड़े पहनता, सफेद कुर्ते और ढीले पजामे, जिनमें वह कभी कभी खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता। वो कहता कि अब हम दोनों एक जैसे लगते हैं, तुम्हें मेरी उम्र की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगा। उसके यह अल्फाज मेरी आंखों में नमी भर देते थे। मैं उसे देखती और सोचती कि मैंने जो ख्वाब कभी गांव में बैठकर देखे थे, वह सब अहमद की सूरत में पूरे हो गए थे। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे। कभी कभी हम में लड़ाई भी हो जाती थी। किसी बात पर मैं गुस्सा कर लेती थी तो वह खामोश हो जाता। कुछ देर बाद आकर कहता कि डॉक्टर साहिबा आपके गुस्से की दवा कौन सी है। मैं मुस्कुरा देती थी। वो कहता कि देखो तुम मुस्कुरा दी हो, बस यही मेरी जीत है। हमारी इन छोटी छोटी बातों में मोहब्बत छुपी होती थी। वो मोहब्बत जो वक्त के साथ कम नहीं हुई बल्कि और गहरी होती गई। मैं जानती थी कि औरत शादी के बाद, 2 बच्चों के बाद और जिम्मेदारियों के बोझ के बाद वैसी नहीं रहती जैसी पहले होती है। जवानी जैसी आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ जाती थी। और मैं तो वैसे भी अहमद से बड़ी थी, मगर उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। उसने कभी यह नहीं कहा कि तुम बूढ़ी लगती हो या तुम में पहले जैसा हुस्न नहीं रहा। वो हमेशा कहता कि तुम मेरे लिए वैसी हो जैसी पहले दिन थी। मैं इस माशरे में रह रही थी जहां औरत को उसकी शक्ल पर, उसके रंग पर, उसके जिस्म पर बातें सुननी पड़ती है। अगर नाक थोड़ी मोटी हो तो ताने मिलते हैं, अगर रंग सांवला हो तो मजाक बनता है, अगर मदद से उम्र में जरा सी भी बड़ी हो तो लोग उंगलियां उठाते हैं। मगर अहमद ने कभी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि उन सब का निशाना बन सकती हूं। वो मेरे लिए दीवार बनकर खड़ा रहता था। जब लोग कभी मजाक में भी कुछ कहते वो फौरन कहता कि मेरी बीवी मेरा फक्र है। मेरी जिंदगी अब पुरस्कून थी। बच्चों की तालीम अच्छी जगह पर जारी थी। अहमद अपना कारोबार संभाल चुका था। मैंने अस्पताल में एक सीनियर पोजीशन हासिल कर ली थी और हमारे घर में मोहब्बत का माहौल था। अहमद के साथ रहते हुए मैंने यह समझा कि सच्चा हमसफर वह नहीं होता जो सिर्फ खुशियों में साथ दे, बल्कि वह होता है जो दुखों में हाथ थामे रखे। और अहमद ने यह बात साबित की कि वह मेरा सच्चा साथी है। एक दिन रात को जब सब सो गए तो मैं शहर में बैठकर चांद देख रही थी। अहमद आया और मेरे पास बैठ गया। उसने कहा कि तुम्हें याद है जब हम पहली बारिश में मोटरसाइकिल पर गए थे। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा हाँ,
वो लम्हा तो आज भी याद है। उसने कहा कि उस दिन मैंने फैसला किया था कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे वक्त कुछ भी कर ले। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा कि अहमद, तुमने वह वादा निभाया है। तुमने मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। अब मैं अक्सर सोचती हूं कि गांव के लोग चाहे जैसे भी थे, रिवायतें चाहे जितनी सख्त थी, मगर उस गांव ने अहमद को जन्म दिया। और अगर अहमद वहां पैदा न होता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत न होती। वो गांव अच्छा नहीं था, मगर उस गांव का यह शख्स सबसे अच्छा निकला। उसने मुझे सिखाया कि मोहब्बत उम्र नहीं देखती, रंग नहीं देखती, हैसियत नहीं देखती, मोहब्बत सिर्फ दिल देखती है। अहमद आज भी मेरे साथ है। वह मेरे बच्चों का बेहतरीन बाप है, मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। हम दोनों अब बूढ़े हो रहे हैं, मगर दिल अभी भी जवान है। कभी कभी शाम के वक्त हम दोनों छत पर बैठे पुरानी बातें याद करते हैं। वो हंसता है, कहता है, तुम अब भी डॉक्टर साहिबा ही लगती हो। मैं कहती हूं, और तुम अब भी वही अहमद हो जिसने बारिश में मोटरसाइकिल रोककर मुझे कहा था कि अगर तुम भीग जाओगी तो सब मुझे इल्जाम देंगे। जिंदगी के इस सफर में मैंने बहुत कुछ खोया भी है, मगर जो पाया वो अहमद की मोहब्बत है, उसकी वफा है, उसका साथ है। आज भी मैं जब रब के सामने हाथ उठाती हूं तो कहती हूं कि परवरदिगार, अगर दुनिया में कोई हकीकी सुकून है तो वो एक सच्चे हमसफर के साथ रहने में है। और मैं खुशनसीब हूं कि मुझे वो हमसफर मिला जो ना सिर्फ मेरे साथ चला बल्कि हर मोड़ पर मेरा हाथ थामे रखा। मैं अब बूढ़ी जरूर हो गई हूं, मगर अहमद के लिए आज भी वही समीना हूं जो कभी उसके साथ बारिश में भीगी थी। वो आज भी मेरा हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूं। और मैं दिल ही दिल में सोचती हूं कि वाकई अगर जिंदगी एक सफर है तो अहमद मेरा हमसफर है, जो आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा।